बच्चों ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों बताऊं? क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है, राइट। तो ये वाला लेक्चर देख के आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के करेंगे तो आपसे आसानी से सॉल्व होंगे। तो पहले आप लेक्चर देखो, प्रॉपरली उसके नोट्स बनाओ, उसको समझो, रीड करो एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चंस करना मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बताइए, एनी आइडिया अबाउट इट? तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि आपने कितने नंबर ऐड किए हैं। जैसे आप मान लो कि पानी लिया मैंने, वाटर लिया, ठीक है ना, वाटर इज अ सॉल्वेंट, और मैंने उसमें सैंड ऐड कर दी, ठीक है ना बच्चों। तो जब मैंने उसमें सैंड ऐड करी तो मैं कितनी सैंड ऐड कर रही हूँ ताकि उसका जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमें बोलो इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन में क्या चेंजेस आएगा। अगर मैंने यहाँ पर प्योर वाटर लिया, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने प्योर वाटर लिया, फिर मैंने उसमें सैंड ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैंने उसमें सैंड ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इस वाटर की जगह को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहले वाले में इसमें इवेपोरेशन हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, पानी का, वो एकदम ओपनली हो रहा था बिकॉज उसमें और कुछ भी सब्सटेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें सैंड डाल दी तो उसका जो इवेपोरेशन है उस प्रोसेस पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो जाएगा, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो स्लो? क्योंकि यहाँ पर वो जो पार्टिकल्स है उसने उसकी सरफेस को कवर कर लिया है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे पानी के एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने ऐड किया है इसमें सैंड, ये जो सैंड है इसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी, इसकी क्वांटिटी उस वेपर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर मैंने 1 किलो सैंड डाल दी तो बहुत कम इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना, और अगर कम सैंड डाली तो बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज which depends on the number of particles, not on the nature of that particles। मैंने क्या ऐड किया है उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी ऐड की है, उसका नेचर पे हमने बात नहीं की है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और समझ में आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे इसको डिटेल में पढ़ना एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहली आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया था राउल्स लॉ में बहुत अच्छे से, कि किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक सॉल्वेंट लिया है मैंने और इसके जो पार्टिकल्स के वेपर स्टेट में जाएंगे और वो जो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसको बोलते हैं सिंपली वेपर प्रेशर, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वेपर प्रेशर हुआ बना और मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सैंड की ही बात कर रहे हैं। तो सैंड को क्या बोलोगे बच्चों? सैंड को आप बोलोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राइट। तो जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसके जो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। किसके? पानी के। सॉल्यूट के तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो किसके पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे बच्चों? यहाँ पर इसमें जाएंगे पानी के पार्टिकल्स, तो वो थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। तो क्वांटिटी कम रहेगी, उसका फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कम रहेगा तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जो पहले का वेपर प्रेशर है बच्चों प्योर सॉल्वेंट का, उसका मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल P1। सॉल्वेंट की बात करें तो P1 और नॉट लगाए क्योंकि मैं प्योर वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। जब मैंने सेकेंड वाले की बात करी तो इसको मैं बोल रही हूँ P1, ठीक है। तो अब इसमें आप बहुत ही ज़्यादा मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी कुछ भी मत लिखना, पहले समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि कौन सा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर कम हो गया।
सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या बोलते हैं? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कम हुआ, क्या कैलकुलेशन हुए। तो ये हुआ आपकी हेडिंग पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में कैसे कमी आई? वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कि मैंने जितना पानी में सॉल्यूट डाला उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर मेरा कम होता गया। ठीक है ना, इतनी बात समझते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों? मैं बोलूँ चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें इसलिए P1 लिख रही हूँ। तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो गया? P1 नॉट माइनस P1। ठीक है ना, कि इन दोनों को पहले कितना था और बाद का कितना था उससे पता चल जाएगा कि कितना चेंज हुआ। राइट, समझते इतनी बात? चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों P1 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो राउल्स लॉ किस पे बात करता है? राउल्स लॉ सॉल्यूशन फॉर्म में बात कर रहा है। अभी हम गैसियस स्टेट में बात कर रहे हैं। तो गैसियस स्टेट में क्या बोलते हैं हम? कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो ये किससे लिखा हमने यहाँ पर? राउल्स लॉ से। ठीक है, दो चीज को जब हम मिलाते हैं तो जो वेपर प्रेशर बनता है वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। वेपर प्रेशर बोल लो या पार्शियल प्रेशर बोल लो, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे बच्चों तो इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ P1 की जगह पर मैं डाल दूँ ये, तो ये हो गया डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस एक्स P1। ये यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, P1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स P1 नॉट। तो P1 नॉट को मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा डेल्टा P1। अब डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही है x1 प्लस x2, दो चीज को मिलाए तो x1 प्लस x2 का सम क्या हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? x2। ये x1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? x2। समझ रहे? यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई डाउट नहीं? तो ये यहाँ से अभी मैं P1 को नीचे लेकर आती हूँ, अगर डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है ना, तो इसको जब हम इलॉबरेट करते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ, तो जब हम इसको इलॉबरेट करते हैं बच्चों तो डेल्टा P1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा P1 की जगह मैं ये वाली इक्वेशन लिखती हूँ, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ गए ना? तो यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गई। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों P1 नॉट अपॉन माइनस P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको एलाबोरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कि सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 लीटर में 1 mg 2 mg 3 mg, मतलब बहुत कम सॉल्यूट ऐड किया है, बहुत डाइल्यूट है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। तो यहाँ पे प्लस करने में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करेगा। इसलिए हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1। ठीक है ना, N1 है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट में अगर बहुत कम सॉल्यूट ऐड किया है तो डिनोमिनेटर में आया, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किएगा, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब मैं इसको इलॉबरेट करूँगी तो ये हो जाएगा क्या बच्चों मेरे? ये हो जाएगा W2 M2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, और N1 की जगह क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बनाएगा अपॉन N1। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसका आप लॉजिक समझो इसके पीछे, ठीक है ना?
तो P1 नॉट और P1 क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर, राइट, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इस तरीके से ये जो रेड बॉक्स में मैंने बनाई, ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये जानना ज़रूरी है, इसलिए हम पूरा डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कि वेपर प्रेशर कैसे कम होता है, ये फॉर्मूले लिख लीजिए। कोई सारे फॉर्मूले जो मैं आपको बताती हूँ उसको एक पेज पे नोट डाउन करिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो आप फटाफट देख लो। वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आई नो हो जाता है कि आप भूल जाते हो, तो एक बार टैली कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, चलिए। तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, ये तो वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ गया। अब वेपर प्रेशर से और क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसी और भी चीज़ें हैं जो वेपर प्रेशर से इन्फ्लुएंस होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या समझते हो, बचपन से पढ़ रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पे पानी ने बॉयल होना स्टार्ट किया उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक और डेफिनेशन सुनो मेरे बच्चों ध्यान से, ये आपने टेम्परेचर के टर्म्स में पढ़ा, ठीक है। एक और डेफिनेशन सुनो बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है व्हेन वेपर प्रेशर जो भी लिक्विड को आप बॉईल कर रहे हो, उबाल रहे हो, उसका वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर के टर्म्स में कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें पानी को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, तो इसका जो वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेशर है, ये जब इक्वल हो जाएगा तब वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो दो डेफिनेशन हो गई, व्हेन जिस टेम्परेचर पे पानी बॉईल होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट लिया, जैसे कि पहले भी लिया था प्योर सॉल्वेंट, तो वाटर ही ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब मैंने इसमें ऐड किया सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब मैंने बच्चों इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पानी कम स्पीड से वेपर बनाएगा, क्योंकि वो इंटरफेयर करेंगे, सरफेस पे इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो पानी वेपर प्रेशर तो क्रिएट करेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं करेगा जितनी प्योर में करेगा, ठीक है। तो मतलब मैंने इसको बॉईल किया 100 डिग्री पे। अब मेरे को अगर इसका वेपर प्रेशर इक्वल करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो मेरे को इसको और ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। पहले 100 डिग्री पे बॉईल किया तो पानी फटाफट वेपर बन गया 100 डिग्री पे, उस वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गए। अब अगर मेरे को पानी का बॉइलिंग पॉइंट अचीव कराना है तो मुझे और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि पानी का वेपर और बने और वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो पानी का और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 100 से हमेशा ये ज़्यादा रहेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल जो भी इसका बॉइलिंग पॉइंट था और जो फाइनल है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
अब वो किस पे डिपेंड करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड किया तो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत सारा सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इंटरफेयर करेंगे उसको बॉईल होने में, ठीक है ना। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी मोलैलिटी आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ। तो जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आता है केबी। केबी क्या है बच्चों, केबी कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है केबी, जिसकी वैल्यू आपको दी रहती है, और एम इज द मोलैलिटी, और डेल्टा टी भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहाँ पर जब हम मोलैलिटी को इलॉबरेट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, मोलैलिटी क्या होता है आपको पता ही है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को 2 बोलते हैं अपन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट को हमेशा हम 1 बोल रहे हैं और सॉल्यूट को 2 दे रहे हैं, सॉल्यूट, ठीक है ना। तो W2 अपॉन M2, W2 क्यों लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट को 1 बोला है तो M1, ठीक है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट जनरली ग्राम्स में दिया रहता है, तो इसलिए ऊपर इंटू 1000 कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला। क्लियर है, तो ये आपको याद करना है एज इट इज, और इसमें कुछ भी पूछा है तो वो तो आप कर ही लोगे। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये वाला जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और इसके कांस्टेंट को और क्या बोलते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा बोलने में फनी है लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है सारे फॉर्मूले, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी की 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन सारे करेंगे एनसीईआरटी के। बाय बाय बच्चों।